दोस्तों आज हम लोग मॉडल्स को पढ़ेंगे और मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे मॉडल्स को बहुत ही बारीकी से बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि मॉडल्स होते क्या हैं। दोस्तों इंग्लिश में आप कोई सा भी सेंटेंस बिना किसी वर्ब के नहीं बना सकते और वर्ब होते हैं दो तरह के, एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। और दोस्तों मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शी कैन प्ले क्रिकेट। अब देखिए इस सेंटेंस में प्ले जो है ना वो मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो कैन क्या हुआ? कैन हुआ मॉडल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया है कि मॉडल्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब से पहले लगते हैं। बात आ रही है समझ में? जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ही शुड कुक फूड। अब देखिए कुक जो है ना वो वर्ब है, मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। तो शुड क्या हुआ? शुड हुआ हेल्पिंग वर्ब या फिर आप कहें मॉडल वर्ब। कुछ बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में हमें डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। मेन वर्ब पर आप आईएनजी को लगा सकते हो। जैसे स्लीप को स्लीपिंग कर दो, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, वॉच का वॉचिंग हो जाएगा। ये सब क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के ऊपर आप आईएनजी को नहीं लगा सकते हो। जैसे आप शुड का शुडिंग नहीं कर सकते हो, शुड का शुड ही रहेगा। कैन का कैनिंग नहीं हो सकता है, कैन ही रहेगा। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब भी दो तरह के होते हैं। एक होता है मॉडल वर्ब जिसमें कैन, कुड, शुड, मे, माइट इस तरह के वर्ब आते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल। अब इज, एम, आर, वॉज, वर ये वाले होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग मैंने आपको बताया मेन वर्ब है यहाँ पर और मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इज़ क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ। लेकिन जो इज़ है ना वो हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। इज़ मॉडल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मैंने अभी तक क्या बताया आपको कि वर्ब दो तरह की होती हैं, एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो तरह की होती है, एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब और एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो आज की वीडियो में हम लोग मॉडल्स को पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। इतना आसान करके आपको समझाऊंगा। एक बहुत ज़रूरी बात भी आपको बतानी है लेकिन वो बात मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आखिर में हम लोग बात करेंगे, पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मे और माइट को। मे और माइट का पहला यूसेज होता है पॉसिबिलिटी का। जैसे फॉर एग्जांपल इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ये क्या है? पॉसिबिलिटी है, संभावना है। बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब मे और माइट में क्या डिफरेंस है? जैसे अगर मैं कहूँ इट माइट रेन टुडे, दोनों सेंटेंस सेम है, बस मे और माइट का फ़र्क है। तो मैं आपको बताऊँ, मे का यूज़ आप तब करेंगे जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। आपको दिख रहा है कि बादल बहुत ज़्यादा हैं और बारिश होने की पूरी संभावना है, तो आप कहेंगे इट मे रेन टुडे। लेकिन अगर आपको बादल नहीं दिख रहे हैं, आंधी वगैरह नहीं आई है, तो आप कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे। मतलब बारिश हो तो सकती है, बरसात का मौसम है, लेकिन बारिश होने की संभावना कम है। तो जहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पर आप यूज़ करेंगे माइट और जहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पर आप यूज़ करेंगे मे। जैसे एक सेंटेंस है ही मे गो टू दिल्ली टुमारो, वह दिल्ली जा सकता है कल। लेकिन अगर मैं कहूँ ही माइट गो टू दिल्ली टुमारो, वह दिल्ली कल जा सकता है, दोनों का हिंदी में मतलब सेम रहेगा। लेकिन माइट मैंने यहाँ पर लगाया, इसका मतलब है कि उसकी संभावना कम है, शायद ही वो कल दिल्ली जाए। ठीक है दोस्तों, पहला यूसेज हमने पॉसिबिलिटी का देखा। अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो मे यूज़ करोगे, अगर कम पॉसिबिलिटी होगी तो माइट यूज़ करोगे। दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि माइट का यूज़ ना आप पास के लिए भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीना सेड डैट शी माइट गो देयर। टीना ने ये कहा था, पास की बात हो रही है, टीना ने ये कहा था कि वो वहाँ पर जा सकती है। तो पास का सेंटेंस है इसीलिए हमने क्या यूज़ करा? माइट यूज़ करा। बात आ रही है समझ में? जब पास का सेंटेंस हो तो मे की जगह पर आप माइट का यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यूसेज है परमिशन का। परमिशन आप लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे रिस्पेक्ट के साथ में। मान लीजिए कोई ओहदे में बहुत बड़ा इंसान है या आप किसी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर आप मे का यूज़ करेंगे। जैसे आप क्लास में आते हो तो टीचर से कहते हो मे आई कम इन, क्योंकि आप टीचर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो इसलिए आप मे का यूज़ करते हैं। तो रूम में आने से पहले आप परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
मे आई टेक योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ। मे यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो ये सारे रिक्वेस्ट आप रिस्पेक्ट के साथ में कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों मे का तीसरा यूज़ है प्रेयर का। जब आप किसी को दुआएं देते हैं ना, तब भी आप मे का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, जुग जुग जियो। मे यू एंजॉय मैरिटल हैप्पीनेस, ईश्वर करे कि तुम्हें शादी की खुशियाँ नसीब हों। तो मे और माइट का हमने यूसेज देखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मे का यूज़ आप पास में कैसे करेंगे। दोस्तों कोई सा भी मॉडल आपको पास में लिखना है, पास में उसको चेंज करना है सेंटेंस को, तो आप क्या करेंगे, मॉडल लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ही मे हैव फेल्ड, वे फेल हो सकता था, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। यू माइट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट, तुम्हें सीक्रेट नहीं खोलना चाहिए था। ही मे हैव लेफ्ट येस्टरडे, वह कल चला गया होगा। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये काम हुआ होगा पास्ट में, लेकिन अगर कम पॉसिबिलिटी होगी तो मैंने आपको क्या बताया कि आप माइट का यूज़ करेंगे। आप इन्हीं सेंटेंस को माइट में लिख सकते हैं। अगर कम पॉसिबिलिटी है आप लिख सकते हैं ही माइट हैव लेफ्ट येस्टरडे, ही माइट हैव फेल्ड। सेंटेंस का मतलब वही रहेगा हिंदी में, लेकिन माइट यूज़ करा है, इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी कम है, कम चांसेस हैं कि ये काम हुआ होगा पास्ट में। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कैन और कुड को। कैन और कुड का यूज़ होता है सर एबिलिटी के लिए। सबसे पहला यूसेज है एबिलिटी यानी योग्यता। जैसे फॉर एग्जांपल, शी कैन राइट इंग्लिश वेल, उसमें इतनी योग्यता है, इतनी एबिलिटी है कि वो इंग्लिश को लिख सकती है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इंग्लिश लिख सकती है। तो ये उसके अंदर एक एबिलिटी है। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी योग्यता है, इतनी एबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ। अब देखिए कुड का यूज़ होता है पास्ट के लिए। जैसे अगर यही सेंटेंस में लिखूँ शी कुड राइट इंग्लिश वेल, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह इंग्लिश बहुत बढ़िया लिख सकती थी। आई कैन डू इट का अगर मैं कर दूं आई कुड डू इट, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं ये काम कर सकता था। अब मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, पहले ज़माने में थी, पहले मैं ये काम कर सकता था। तो कैन यूज़ होगा प्रेजेंट के लिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं खाना पका सकता हूँ, आई कैन कुक फूड, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। लेकिन अगर इन्हीं सेंटेंसेस को आपको पास्ट में करना है, पास्ट की एबिलिटी दिखानी है, तो फिर कुड का यूज़ करोगे। दूसरा यूसेज है पोलाइट रिक्वेस्ट का। जब हमने मे पढ़ा था तो हमने देखा था कि हम रिक्वेस्ट कर रहे थे वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर रिस्पेक्ट थी रिक्वेस्ट में, यहाँ पर पोलाइटनेस है। जैसे मान लो कोई अजनबी है, अजनबी से आपको परमिशन लेनी है, या आपका कोई पड़ोसी है, या आपसे कोई उम्र में बड़ा है, तो आप थोड़ा पोलाइटली बात करते हो उससे, ठीक है। और जब पोलाइट वे में आप रिक्वेस्ट करेंगे तो कुड का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, कुड यू प्लीज़ डू इट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर प्लीज़ आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। प्लीज़ आपने लगा दिया तो थोड़ा और ज़्यादा पोलाइट हो गए आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कुड यू डू इट फॉर मी। कुड यू डू इट फॉर मी भी पोलाइट वे है, लेकिन अगर आपने प्लीज़ लगा दिया तो वो और ज़्यादा पोलाइट हो गया। कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हैं। दोस्तों कैन का यूज़ भी होता है परमिशन लेने या देने के लिए, लेकिन कैन का यूज़ आप तब करेंगे जब आपका कोई दोस्त होगा, या आपके ओहदे जितना होगा, या आपसे कोई नीचे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप भी टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ, अब मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ, तो अब आप मुझसे परमिशन लेंगे कैन से, कैन आई कम इन। या मान लो आप प्रिंसिपल हो और मैं टीचर हूँ, मैं क्लासरूम में बैठा हुआ हूँ, तो मैं आपसे ओहदे में नीचे हूँ, तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कैन आई कम इन। बात आ रही है समझ में। आपका कोई छोटा भाई है तो आप कैन से परमिशन लेंगे, कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अच्छा परमिशन देने के लिए भी आप कैन का यूज़ करेंगे। येस यू कैन गो नाउ, हाँ तुम जा सकते हो। येस यू कैन टेक माई बुक्स, हाँ तुम मेरी किताबें ले सकते हो। येस यू कैन कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज़ होगा। दोस्तों एक यूसेज होता है पॉसिबिलिटी का, और पॉसिबिलिटी के लिए आप यूज़ करेंगे कुड का। जैसे फॉर एग्जांपल, आप पार्टी में एक इंसान को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार इसके साथ ये लड़की कौन है। आपने सवाल करा हु इज़ शी विद हिम, इसके साथ कौन है ये। तो मैंने जवाब दिया शी कुड बी हिज वाइफ, वह उसकी बीवी हो सकती है, वाइफ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी वाइफ ही हो। तो मैंने कह दिया भाई उसके साथ है तो हो सकता है उसकी वाइफ हो, शी कुड बी हिज वाइफ।
इसी तरह से एक सवाल और है, हाउ ओल्ड इज़ ही, वह कितने साल का होगा, अनुमान लगा रहे हैं आप दोनों मिलकर। तो आपके दोस्त ने कहा ही कुड बी 16, 16 साल का लग रहा है यार, लेकिन अनुमान है, हो सकता है ज़्यादा का हो, 18 का हो, 20 का हो या 14 का हो, लेकिन आपने अनुमान लगाया कि वो 16 साल का लग रहा है, ही कुड बी 16, 16 साल का होगा। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड का यूज़ होगा। दोस्तों यहाँ पर पास में यूज़ होगा कुड प्लस हैव, कुड प्लस हैव यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ये वो एक्शन दिखाएगा जो हो सकता था पर हुआ नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट, मैं राज को खोल सकता था। अब देखो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं राज को खोल सकूं, लेकिन क्या हुआ, मैंने नहीं खोला। तो ये उस एक्शन को दिखा रहा है जो हो तो सकता था पर हुआ नहीं। यू कुड हैव बोरोड मनी, तुम पैसा उधार ले सकते थे। अब तुम्हारे पास ऑप्शन तो था पैसा उधार लेने का, पर क्या हुआ, तुमने नहीं लिया, तो ये एक्शन नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है। द पुलिस कुड हैव अरेस्टेड हिम, पुलिस के पास ये चांस था, उसके पास मौका था कि वो उसको अरेस्ट कर सके, पर क्या हुआ, पुलिस ने नहीं किया। तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाती है उन एक्शंस को जो हो तो सकते थे पर नहीं हुए, और पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शुड को। शुड का यूज़ होता है सजेशन या एडवाइस देने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही शुड बी प्रेजेंट हियर, उसको यहाँ पर होना चाहिए। अब मेरा एक सजेशन है, एक एडवाइस है कि उसको यहाँ पर होना चाहिए, नहीं है वो यहाँ पर। यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। मेरा एक सजेशन है, आपको दे रहा हूँ कि इंग्लिश पढ़ लो, काम आएगी। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, तुम्हें उसकी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए। यहाँ पर भी मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि उसने गलती करी है, ठीक है, सबसे गलती हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी गलतियों पर हंसो। दोस्तों अब हम बात करेंगे लेस्ट और शुड की। शुड का यूज़ आप लेस्ट के साथ में भी करते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, इसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी लेस्ट। मैं आपको फॉर्मूले से समझाता हूँ, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस लिखना है, जो भी आपका सेंटेंस होगा जो ट्रांसलेट करना है या कहना है, सबसे पहले आप अपना सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद लेस्ट लिखेंगे, लेस्ट के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे शुड, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। अब पहले लिखेंगे सेंटेंस वर्क हार्ड, उसके बाद आप लिखेंगे लेस्ट, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, सब्जेक्ट के बाद आएगा शुड, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेल। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिखा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। एक सेंटेंस है कि उस लड़की से बात मत करो, कहीं उसका भाई तुम्हें पीट ना दे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, आप सेंटेंस लिखेंगे, डोंट टॉक टू दैट गर्ल, उस लड़की से बात मत करो, लेस्ट हर ब्रदर शुड बीट यू। तो डोंट टॉक टू दैट गर्ल सेंटेंस हो गया, उसके बाद आपने लेस्ट लिखा, फिर आपने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लिखा शुड, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी यू। डोंट टॉक टू दैट गर्ल लेस्ट हर ब्रदर शुड बीट यू, उस लड़की से बात मत करो कहीं ऐसा ना हो कि उसका भाई तुम्हें पीट दे। जैसे डोंट टॉक टू मी लेस्ट आई शुड लीव द रूम, मुझसे बात मत करो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कमरा छोड़कर चला जाऊं। प्रपोज दैट गर्ल लेस्ट समवन एल्स शुड प्रपोज हर, प्रपोज कर दो उस लड़की को कहीं ऐसा ना हो कि कोई और उसको प्रपोज कर दे। तो इस तरह से आप बनाएंगे लेस्ट और शुड के सेंटेंसेस को। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको पास्ट में करना है तो आप क्या करेंगे, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो शुड लिखो, फिर हैव लिखो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज, उसको मैसेज छोड़ देना चाहिए था। ही शुड हैव बीन प्रेजेंट एट द पार्टी, उसको पार्टी में होना चाहिए था, पार्टी में नहीं था वो, उसको पार्टी में होना चाहिए था। बीन का मतलब यहाँ पर है होना। माई ब्रदर शुड हैव रिप्लाइड पोलाइटली, मेरे ब्रदर को बहुत ही पोलाइटली रिप्लाई देना चाहिए था। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं मस्ट को। मस्ट का यूज़ होता है नेसेसिटी के लिए, कोई काम है जो करना ही करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। आई मस्ट लीव नाउ, मान लो कोई इमरजेंसी हो गई है, आपको जाना ही जाना है, तो आप कहेंगे आई मस्ट लीव नाउ, मुझे जाना चाहिए।
आप इस तरह से भी कह सकते हैं आई शुड लीव नाउ, लेकिन अगर आपने शुड लगा दिया तो इसका मतलब ये होगा कि कोई ख़ास इमरजेंसी नहीं है, आप जा भी सकते नहीं भी जा सकते। लेकिन अगर मस्ट लग गया तो फिर नेसेसिटी आ गई। दोस्तों मस्ट का यूज़ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। जब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है ना, तब भी आप मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ 10, द टीचर मस्ट बी इन द क्लास। शी मस्ट बी वर्किंग इन द ऑफिस नाउ, वे ऑफिस में काम कर रही होगी। तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तब भी आप मस्ट का यूज़ करते हैं। मस्ट को आप डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ करेंगे। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है इरादा, पक्का इरादा। जैसे अगर मैंने कहा आई मस्ट हेल्प हिम, तो मैंने इरादा किया है, पक्का इरादा किया है कि मैं उसकी हेल्प करूँगा ही करूँगा। या मैंने कहा कि इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है तो जीतना है। दोस्तों मस्ट का यूज़ आप डिडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। डिडक्शन का मतलब यहाँ पर है अनुमान लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी बहुत बड़े घर में गए हो और आपने अंदाज़ा लगाया कि यार इसका घर बहुत बड़ा है, इसके पास बहुत पैसा होगा। ही हैज़ अ बिग हाउस, ही मस्ट बी रिच। अगला सेंटेंस है शी रीड्स अ लॉट, शी मस्ट बी लर्नेड। वो पढ़ती बहुत ज़्यादा है, बहुत बुद्धिमान होगी, शिक्षित होगी। तो यहाँ पर भी आपने क्या करा, अनुमान लगाया। दोस्तों मस्ट का आप पास्ट में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, मॉडल लिखोगे, हैव लिखोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे। तो मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, यू मस्ट हैव फॉलोड इंस्ट्रक्शंस, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए था। यू मस्ट हैव लेफ्ट देम, तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए था। आई मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आउट टू को। आउट टू का यूज़ होता है मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी नैतिक जिम्मेदारी के लिए। देखो आउट टू जो होता है ना, वो शुड का ही काम करता है, लेकिन शुड में थोड़ा कम सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी होता है। आउट टू में ज़्यादा होता है, जो फीलिंग होती है ना मॉरल ऑब्लिगेशन की, वो ज़्यादा होती है आउट टू में। जैसे फॉर एग्जांपल, यू आउट टू सर्व योर मदरलैंड, तुम्हें अपनी मातृभूमि को सर्व करना चाहिए, ये तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, शुड में इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आती है। वी आउट टू लव आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। आउट टू का पास्ट कैसे बनाओगे, वही आउट टू लिखोगे, हैव लिखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू आउट टू हैव टेकन केयर ऑफ़ योर वाइफ, तुम्हें अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए थी, ये तुम्हारा नैतिक जिम्मेदारी है कि तुम्हें अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए थी। यू आउट टू हैव टेकन केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए थी। ही आउट नॉट टू हैव स्मोक्ड इन द बस, उसको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए थी बस में। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने आउट के बाद नॉट लगाया है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं यूज टू को। यूज टू का यूज़ होता है पास्ट की हैबिट को बताना, पास्ट रूटीन को बताना। जैसे आपके पापा कहते हैं ना कि यार मैं तो तुम्हारे ज़माने में 10 किलोमीटर पैदल चल के जाया करता था स्कूल में, नदी को तैरता हुआ जाता था स्कूल। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो यूज टू में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय कार, वह दिल्ली जाया करता था कार से। एक उसकी पास्ट रूटीन बता रहे हैं कि वो दिल्ली कार से जाया करता था। अब देखो अगर इसी सेंटेंस को आपको नेगेटिव करना है ना, तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप यूज्ड के बाद नॉट को लगाओ, जैसे ही यूज नॉट टू गो टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जाया करता था, ठीक। और दूसरा तरीका ये है कि आप लिखो ही डिड नॉट यूज टू गो टू दिल्ली। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने लिखा डिड नॉट, और जब डिड आ जाता है ना सेंटेंस में, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा हमेशा। यहाँ पर जो यूज्ड है ना वो यूज़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा डिड। देखो इतना ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि हम लोग मॉडल को पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसको समझना है ना बहुत अच्छी तरह से, तो आप मेरी पास्ट टेंस की वीडियो देखो, इतनी शानदार वीडियो है ना, मज़ा आ जाएगा देखकर। पूरे यूट्यूब पर इतनी आसान लैंग्वेज में टेंसेस किसी ने नहीं पढ़ाए जितने आसान लैंग्वेज में मैंने पढ़ाए। तो पास्ट टेंस वाली वीडियो देखना मेरी, उसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि डिड के साथ क्यों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और 20 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फ़ायदा उठाया उन वीडियोस से, 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने देखा उस वीडियो को। अब देखो एक सेंटेंस और बताता हूँ, ही यूज्ड टू कम हियर, वह यहाँ पर आया करता था, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर इसका नेगेटिव करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, ही यूज नॉट टू कम हियर, एक तरीका तो ये है।
या फिर आप लिखेंगे ही डिड नॉट यूज टू कम हियर, वह यहाँ पर नहीं आया करता था। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मॉडल पहले आता है और जब आप मॉडल को पहले लिखते हैं तो फिर क्या होता है, क्या वाला सेंटेंस बन जाता है। मैं इसी वीडियो में आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। अभी थोड़ा सा आपको यूज्ड टू के बारे में बता रहा हूँ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज्ड आप लिखोगे पहले और फिर आप अपना सेंटेंस लिखोगे यूज्ड ही टू कम हियर। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है कि आप डिड से सेंटेंस को स्टार्ट करोगे। डिड ही यूज्ड टू कम हियर। अब डिड आ गया सेंटेंस में, इसका मतलब ये है कि आप यूज लिखोगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं वुड को। वुड का सबसे पहला यूज़ है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या मेहरबानी करके आप मुझे एक गिलास पानी देंगे। वुड यू प्लीज़ हेल्प माई सन। क्या मेहरबानी करके आप मेरे बच्चे की मदद करेंगे। तो पहला यूज़ क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट का। दूसरा यूज़ है फ्यूचर इन द पास्ट। फ्यूचर इन द पास्ट का क्या मतलब है, देखो कोई सेंटेंस ऐसा है जो है तो पास्ट का, लेकिन बात उसमें फ्यूचर की हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे पैसा दे देगी। अब देखो दो जगह इस सेंटेंस को आप डिवाइड करो। पहला वाला जो क्लॉज है वो ये कहता है कि सेंटेंस पास्ट का है, उसने मुझसे कहा था, लेकिन इसको साइड में करो। और दूसरा क्लॉज देखो, दूसरा क्लॉज क्या है, वो मुझे पैसे दे देगी। फ्यूचर की बात हो रही है कि पैसे दे देगी। तो दूसरा वाला क्लॉज फ्यूचर का है, पहला वाला क्लॉज पास्ट का है। लेकिन अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देंगे, इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ देंगे, तो ये पूरा सेंटेंस आपका पास्ट का बनेगा। पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो फ्यूचर इन द पास्ट का क्या मतलब है, जब पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही हो वहाँ पर वुड यूज़ होगा। अगर आप टेंसेस जानते हैं तो आपको पता होगा फ्यूचर के लिए हम लोग विल का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर की बात हो तो रही है लेकिन पास्ट में हो रही है। तो आप लिखेंगे शी टोल्ड मी डैड शी वुड गिव मी मनी। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे पैसा दे देगी। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो वुड है वो विल की पास्ट टेंस है। यहाँ पर जो वुड यूज़ हुआ है वो विल की जगह पर यूज़ हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई होप डैट ही वुड पास। मैंने ये उम्मीद करी थी कि वो पास हो जाए। वो पास हो जाए फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन मैंने उम्मीद करी थी ये पास्ट का है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो पूरा सेंटेंस पास्ट का हो गया। इसका मतलब है फ्यूचर इन द पास्ट। तो विल की जगह पर आप लिखोगे वुड। आई होप डैट ही वुड पास। दोस्तों वुड का यूज़ पास्ट हैबिट के लिए भी यूज़ होता है। जैसे हमने यूज टू का यूज़ किया था ना कि मैं स्कूल में जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। इसी तरह से वुड का भी यूज़ होगा। आप कह सकते हो आई वुड गो टू स्कूल। मैं स्कूल में जाया करता था। पास्ट हैबिट को दिखा रहा है, ये कोई काम है जो मैं किया करता था। रमेश वुड कुक फूड फॉर मी। रमेश मेरे लिए खाना पकाया करता था। दोस्तों वुड का यूज़ आप कोरी कल्पना के लिए भी यूज़ करते हैं। कोरी कल्पना क्या होती है, कोई ऐसी कल्पना, कोई ऐसी इमेजिनेशन जो पूरी हो ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इस सेंटेंस का मतलब है कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। अब ऐसा पॉसिबल है क्या आप चिड़िया हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। तो ये एक ऐसी इमेजिनेशन है जो पूरी हो ही नहीं सकती है। और जब आप ऐसी कोरी कल्पना करते हैं तो हमेशा याद रखें सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर आएगा, हमेशा वर आएगा। चाहे आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, कोई नाम हो, आई हो, यू वी दे, कुछ भी हो, सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही वर यू ही वुड नेवर ट्रस्ट हर। अगर वो तुम होता तो वो उसके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करता। ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना। दोस्तों वुड का यूज़ इच्छा के लिए भी होता है, विश के लिए भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून। ये मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि इंडिया बहुत जल्द डेवलप्ड कंट्री बन जाए। आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू। मुझे बड़ी खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। मेरी इच्छा है, मैं मदद करना चाहता हूँ तुम्हारी। आई वुड लाइक टू प्ले विद यू। मैं तुम्हारे साथ खेलना पसंद करूँगा। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूँ। दोस्तों अब बात करते हैं नीड और नीड नॉट की। देखिए नीड का थोड़ा सा अलग रूल है। नीड में क्या होता है, आप मॉडल जब बनाएंगे ना नीड का, तो आप एफर्मेटिव सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। आप या तो इंटेरोगेटिव बनाएंगे या नेगेटिव बनाएंगे। अब ऐसा क्यों है? देखिए जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं,
तो फिर आपको टू लिखना पड़ता है, इन्फिनेटिव लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू हेल्प हिम। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन ये मॉडल नहीं है। यहाँ पर जो नीड है ना वो मेन वर्ब है। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे, क्योंकि मॉडल्स में नीड का अफर्मेटिव बनता ही नहीं है, सिर्फ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनेगा। तो किस तरह से आप लिखेंगे? नीड आई राइट अ लेटर? क्या मुझे ज़रूरत है कि मैं लेटर को लिखूं? देखो, नीड पहले आ रहा है, मॉडल पहले आ रहा है, और मैंने आपको बताया कि अगर मॉडल से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि क्या मुझे ज़रूरत है लेटर को लिखने की? नीड आई राइट अ लेटर? ही नीड नॉट गो देयर अगेन। उसे ज़रूरत नहीं है वहाँ पर दोबारा जाने की। रोहित नीड नॉट फ़ोन हर नाउ। रोहित को ज़रूरत नहीं है अब उसको फ़ोन करने की। तो फॉर्मूला यही रहेगा, नीड के साथ आप नॉट लगाओगे नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव लिखोगे तो नीड को पहले लिखोगे। अगर आपने मान लो ऐसे लिखा, यू डू नॉट नीड टू वर्क नाउ, अब ये सेंटेंस मॉडल नहीं है। यहाँ पर जो नीड है ना वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। मैं आपको वर्ब के ऊपर भी पढ़ाऊँगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका वर्ब का भी क्लियर करूँगा। बहुत जल्द मेरा एक लेक्चर आने वाला है वर्ब के ऊपर भी। बहरहाल, अगर आपको नीड को पास में लिखना है तो आप क्या करेंगे? नीड नॉट लिखेंगे, फिर आप हैव लिखेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर जाने की। पास्ट की बात हो रही है, तुम्हें ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर जाने की। रोहित नीड नॉट हैव फोन हर येस्टरडे। रोहित को ज़रूरत नहीं थी उसको कल फ़ोन करने की। दोस्तों, इसी तरह से डेयर का भी हिसाब है। डेयर में भी आप या तो नेगेटिव बनाएंगे या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, और डेयर का यूज़ होता है हिम्मत दिखाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझ में कार चलाने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट ड्राइव कार। यहाँ पर कोई टू नहीं आया है और सेंटेंस भी नेगेटिव है। तुम में इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं है। यू डेयर नॉट स्पीक इंग्लिश। उसमें यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट कम हियर। तुम में गाना गाने की हिम्मत नहीं है। यू डेयर नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को आपको इंटेरोगेटिव करना है तो आपको डेयर से स्टार्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या उसमें क्लास में हंसने की हिम्मत नहीं है? डेयर ही नॉट लाफ इन द क्लास। क्या रमेश में गाना गाने की हिम्मत है? डेयर रमेश सिंग सॉन्ग। डेयर यू गो आउटसाइड नाउ। क्या तुम में अब इतनी हिम्मत है कि बाहर जा सको? डेयर ही से सो। क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो ऐसा कह सके? दोस्तों, अब मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो मैंने बता ही दिया था। आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉडल को लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शुड ही स्पीक इंग्लिश। क्या उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए? शुड यहाँ पर आपका मॉडल है, उसके बाद ही आपका सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। बात आ रही है समझ में? कुड यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो? कुड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मॉडल से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वाला सेंटेंस है। अब देखो, अगर आपको WH फैमिली वाले सेंटेंसेस को बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? WH फैमिली होती है वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हुम। ये सब WH से स्टार्ट होते हैं हाउ को छोड़कर, इसीलिए इन्हें WH फैमिली कहा जाता है। तो अगर आपको WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाने हैं तो सबसे पहले WH फैमिली लिखोगे, उसके बाद मॉडल लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेयर कैन शी गो नाउ। वह अब कहाँ पर जा सकती है? तो वेयर हो गया WH फैमिली, कैन हो गया मॉडल, शी हो गया सब्जेक्ट, गो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेयर कैन शी गो नाउ, वह अब कहाँ पर जा सकती है। इसी तरह से कोई सा भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। व्हेन कुड यू प्ले क्रिकेट। तुम कब क्रिकेट खेल सकते थे? व्हेन आपका WH फैमिली है, कुड आपका मॉडल है, यू आपका सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मॉडल समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने कोशिश करी है आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने की। और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको सारी ग्रामर्स की वीडियो मिलेंगी बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।